मेहनत हमें सफलता और संपन्नता की ओर ले जाती है। ये हमें स्वावलंबी बनाती है। अगर हम सही दिशा में सही तरीके से काम करते हुए कठिन मेहनत करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य गतिविधियों के साथ। रेखा गुप्ता बनेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। प्रवेश वर्मा होंगे उप मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। रामलीला मैदान में आज होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों के साथ करेंगे बातचीत। वीपी एन्क्लेव में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। ज्ञानेश कुमार ने 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ग्रहण किया पदभार। विवेक जोशी ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में संभाला कार्यभार। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम है मतदान। और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का पहला टेस्ट आज दुबई में खेले जाने वाले अपने पहले मैच में बांग्लादेश से टकराएगी टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हारा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने 60 रनों से हराया। दिल्ली में बुधवार शाम हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। रेखा गुप्ता आज दोपहर 12 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने शालीमार बाग सीट पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दिन 11 दिन के बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्य सम्मेलन हॉल उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के सदस्य शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 4 बजे 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति इन सभी सदस्यों का मार्गदर्शन भी करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शोरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। 21 और 22 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन सहयोग और विचार नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे युवा दर्शकों को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने की सुविधा मिलेगी। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पूर्व प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, ब्रह्म कुमारी के आध्यात्मिक नेता BK शिवानी,
शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पीरामल समूह के प्रमुख अजय पीरामल और भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जैसे वक्ता भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला के निमंत्रण पर हो रही है। इस बैठक में भारत की नजर G20 देशों के साथ भागीदारी और मजबूत करने पर होगी। साथ ही विकासशील देशों की आवाज को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। G20 में 19 बड़े देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसके अलावा 2 अंतर्राष्ट्रीय समूह यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी इसके सदस्य हैं। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक जीडीपी का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी अध्यक्षता हर साल बारी बारी अलग अलग सदस्य देशों को दी जाती है। G20 बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF के तहत 2024 में बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए यानी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि मुहैया कराने को मंजूरी दी है। 2024 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को धनराशि मिलेगी। केंद्र सरकार का ये कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन 5 राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है। करीब 1555 करोड़ रुपए में से आंध्र प्रदेश को 608 करोड़ रुपए से ज्यादा, नागालैंड को 170 करोड़ रुपए से ज्यादा, ओडिशा को 255 करोड़ 24 लाख रुपए, तेलंगाना को 231 करोड़ 75 लाख रुपए और त्रिपुरा को 288 करोड़ 93 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। गृह मंत्रालय ने NDRF कोष के तहत आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को 1554 करोड़ 99 लाख रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि को मंजूरी दी है। सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसे SDR कोष कहा जाता है, इसके तहत पहले ही 18,322.80 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद 5 राज्यों को यह अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है। वहीं गृह मंत्रालय के अनुसार यह अतिरिक्त सहायता केंद्र ने
राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से जारी की है। धनराशि के अतिरिक्त जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है, उस राशि के अतिरिक्त जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ में 27 राज्यों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और एनडीआरएफ से 18 राज्यों को करीब 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष या जिसे एसडीएमएफ कहा जाता है, इसमें 14 राज्यों को 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष एनडीएमएफ से 8 राज्यों को 719 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, भर्तियों के साथ ही पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। साथ ही इसमें 9 ग्रीनफील्ड यानी नए एक्सप्रेसवे बनाने की ढांचागत परियोजनाओं की घोषणा भी की गई है। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए अगले साल सरकारी विभागों, राजकीय उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की और कहा कि साथ ही निजी क्षेत्र में भी आने वाले वर्ष में 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य का यह पहला ग्रीन बजट था, जिसमें जलवायु परिवर्तन अंगीकरण, वन और पर्यावरण टिकाऊ, कृषि, जल संचयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान सहित 10 घटकों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वो पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं को अब एक संदेश दिया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है, इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उन्हें मतदान जरूर करना चाहिए और मतदाता बनना चाहिए। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभियान साइक्लोन 3 का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। 10 फरवरी 2025 को शुरू हुआ ये 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं कठिन युद्ध प्रशिक्षण और सामरिक अभ्यास कर रही हैं। इस अभ्यास का प्रमुख लक्ष्य पारस्परिक कार्यकुशलता को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और विशेष बल के अभियानों में युद्ध कला, तकनीक और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ाना है।
बात क्रिकेट की। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और कराची में खेले गए पहले मैच के बाद अब सभी की नजरें दुबई की ओर है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में पहले सीजन की विनर पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी है। मेजबान टीम को न्यूजीलैंड ने 60 रनों से हरा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बॉलिंग चुनी। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 320 रन बनाए। 321 रन का टारगेट चेज कर रही पाकिस्तान की टीम 47.2 ओवर में 260 रन पर ऑल आउट हो गई। विलियम और मिशेल सैंटनर ने 3-3 विकेट झटके, 2 विकेट मैट हेनरी को भी मिले। आज यानी गुरुवार 20 फरवरी को रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में अपने पहले मैच में बांग्लादेश से टकराएगी और बांग्लादेश का भी ये पहला ही मैच होगा टूर्नामेंट में। प्रयागराज महाकुंभ के कलाग्राम में हुआ कला, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में जब वायलिन वादक शरद चंद्र श्रीवास्तव ने तान छेड़ी और तबला वादक विनोद कुमार मिश्रा ने उस पर संगत दी तो पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। देश विदेश के कला प्रेमियों ने कला संस्कृति के इस संगम का आनंद लिया। यक्षस्वरूपाय जडाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जडाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान 30 मार्च 2025 तक आगंतुकों के लिए खुला हुआ है। 15 एकड़ में फैले इस उद्यान में हरे भरे बगीचे, मौसमी फूल, बोनसाई प्रदर्शनी और एक संगीतमय फव्वारा है। जाते जाते आपको दिखाते हैं आगंतुकों के स्वागत के लिए अमृत उद्यान की तैयारियों से जुड़ा वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।
राष्ट्रपति भवन, मतलब राष्ट्र का भवन, राष्ट्रपति भवन का उद्यान, राष्ट्र का उद्यान, अमृत उद्यान में आप सभी का स्वागत है। अमृत उद्यान अपने आप में एक कंप्लीट गार्डन है जिसके अंदर हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गार्डनिंग देखने को मिलता है। इस बार टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विंटर एनुअल्स में हम लोगों ने 85 सिलेक्शन की है, जिसकी तैयारी हम लोग सितंबर महीने से शुरू कर देते हैं। जब भी लोग गार्डन में घूमते फूलों को देखते हैं, इसको देखने के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, उसे देखकर हमें इतना अच्छा लगता है जिससे कि हमारा गार्डन का किया हुआ काम सफल हुआ। फरवरी को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान खुलने वाला है, इसलिए हम सभी लोग बहुत खुश हैं। अमृत उद्यान में काफी पब्लिक आएगी जो हमारे मिट्टी कैफे में भी आएगी। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और अच्छी अच्छी डिशेस खिलाने के लिए तैयार है, उन्हें सर्व करने के लिए तैयार है।